कभी सोचा है कि भारत जैसा देश जहां इतनी सारी विविधता है, वहां सरकार सभी धर्मों के साथ एक जैसा बर्ताव कैसे कर पाती है? आज हम इसी को समझने वाले हैं, धर्मनिरपेक्षता को। और ये भी जानेंगे कि भारत का जो तरीका है वो दुनिया के बाकी देशों से इतना अलग और इतना खास क्यों है। तो आज की हमारी बातचीत में हम सबसे पहले देखेंगे कि जब धर्म और राजनीति मिल जाते हैं तो क्या होता है। फिर धर्मनिरपेक्षता का आइडिया आखिर है क्या, उसे समझेंगे। और हाँ, भारत का अपना जो यूनिक मॉडल है वो कैसा है, उसकी तुलना हम दूसरे मॉडलों से भी करेंगे। और आखिर में ये भी जानेंगे कि ये सब हमारी डे टू डे लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। तो चलिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम पर ही बात करते हैं जिसे सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता सुलझाने की कोशिश करता है। मतलब होता क्या है जब सरकार और धर्म एक हो जाते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई सरकार, कोई स्टेट किसी एक धर्म को ऑफिशियल बना दे, उसे बाकियों से ऊपर का दर्जा दे दे। देखिए, इतिहास में जब भी ऐसा हुआ है तो उसके नतीजे काफी गंभीर रहे हैं। देखिए, जब भी कोई सरकार किसी एक धर्म का पक्ष लेती है ना, तो इसका नतीजा अक्सर भेदभाव और जुल्म के रूप में सामने आता है। इतिहास में इसके बहुत उदाहरण हैं। हिटलर के जर्मनी में यहूदियों के साथ जो हुआ वो हम सब जानते हैं। या फिर सऊदी अरब को ही ले लीजिए, जहां गैर मुसलमानों को मंदिर या चर्च बनाने की इजाजत नहीं है। ये सब दिखाता है कि कैसे सरकारी ताकत माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों को दबाने का एक जरिया बन सकती है। इसी को कहते हैं टिरैनी ऑफ द मेजॉरिटी या बहुसंख्यकों का अत्याचार। तो सवाल यह है कि इन सारी समस्याओं का हल क्या है? बस यहीं पर धर्मनिरपेक्षता का आइडिया सामने आता है। धर्मनिरपेक्षता का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो बहुत ही सीधा सा है। धर्म को सरकार से अलग रखना। मतलब सरकार जो भी फैसले लेगी, जो भी नीतियां बनाएगी, वो किसी एक धर्म को देखकर नहीं, बल्कि देश के सारे नागरिकों के लिए एक जैसे सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि ये अलगाव, ये सेपरेशन इतना जरूरी है क्यों? वेल, इसके दो बहुत बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि ये बहुसंख्यकों के अत्याचार को रोकता है, ताकि जो मेजॉरिटी में हैं वो अपनी धार्मिक मान्यताएं दूसरों पर थोप ना सकें। और दूसरा, ये हम सबको अपनी पसंद की आज़ादी देता है। मतलब हर कोई अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को चुन सकता है, उसकी अपने हिसाब से व्याख्या कर सकता है, या फिर चाहे तो किसी भी धर्म को ना माने। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। चलिए देखते हैं कि भारत इस आइडिया को कैसे अपनाता है और भारत का तरीका वेस्टर्न कंट्रीज यानी पश्चिमी देशों से कैसे और क्यों इतना अलग है। अमेरिका जैसे देशों में क्या है कि सरकार और धर्म के बीच एक मजबूत दीवार है, एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत एक अलग ही अप्रोच अपनाता है, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस या सैद्धांतिक दूरी। ये बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सरकार धर्म से एक दूरी तो बना के रखती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो दखल भी दे सकती है। तो भारत का संविधान तीन चीजें पक्की करता है। पहली, कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे पर हावी ना हो। दूसरी, कि एक ही धर्म के अंदर भी कोई एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर ज्यादती ना करे, जैसे कि जाति के नाम पर होने वाला भेदभाव। और तीसरी, कि सरकार ना तो किसी पर कोई धर्म थोपेगी और ना ही किसी की धार्मिक आजादी छीनेगी। अच्छा, अब इन मकसदों को पूरा करने के लिए भारत की सरकार तीन तरह की स्ट्रैटेजी अपनाती है। पहली है धर्म से दूरी बनाने की, जैसा कि हम सरकारी स्कूलों में देखते हैं। दूसरी है अहस्तक्षेप की, मतलब दखल न देने की, जैसे धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए सिखों को हेलमेट पहनने से छूट दी जाती है। और तीसरी स्ट्रैटेजी है हस्तक्षेप की, यानी सोशल जस्टिस के लिए दखल देना, जैसा छुआछूत को खत्म करने के लिए किया गया। तो चलिए अब इंडियन और वेस्टर्न मॉडल के बीच जो फर्क है उसे जरा और साफ साफ समझते हैं। तो यहां पर जो मेन डिफरेंस है वो एकदम साफ है। देखिए, वेस्टर्न मॉडल में सरकार और धर्म के बीच एक सख्त दीवार है, वो एक दूसरे के मामलों में बिल्कुल नहीं पड़ते। दूसरी तरफ भारतीय मॉडल सैद्धांतिक दूरी का है, जो कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पश्चिम में सरकार दखल देती ही नहीं, जबकि भारत में सरकार सभी धर्मों का बराबर सम्मान करती है, जिसे सर्वधर्म समभाव भी कहते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो समाज सुधार के लिए इंटरवीन भी कर सकती है। अच्छा, ये तो हो गई बड़ी बड़ी बातें। अब जरा ये देखते हैं कि ये सारे प्रिंसिपल्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में असल में दिखते कैसे हैं। इसका सबसे आम एग्जाम्पल है सरकारी स्कूल। आप सोचिए, अगर स्कूल में किसी एक धर्म का त्योहार मनाया जाए तो दूसरे धर्म के बच्चों को कैसा लगेगा?
वो अलग थलग महसूस कर सकते हैं, है ना? इसीलिए सरकार यहाँ धर्म से दूरी बनाने की स्ट्रेटजी अपनाती है और इसके बदले पब्लिक हॉलीडेज दे देती है ताकि हर कोई अपने घर पर अपने तरीके से त्योहार मना सके। एक और बहुत अच्छा उदाहरण है पगड़ी का। कानून कहता है कि टू व्हीलर चलाते हुए हेलमेट पहनना जरूरी है, लेकिन सिख समुदाय की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हुए उन्हें पगड़ी पहनने की इजाजत है और हेलमेट से छूट दी गई है। यह है अहस्तक्षेप की स्ट्रैटेजी का एक बेहतरीन उदाहरण। और आखिर में ये तस्वीर भारतीय धर्मनिरपेक्षता की पूरी आत्मा को दिखाती है कि हमारी असली एकता हमारी इसी विविधता में है। मकसद यही है कि हमारे जो अलग अलग रंग हैं वो हमें बांटने की बजाय मिलकर एक खूबसूरत तस्वीर बनाए। तो हम आज की बात इसी एक जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये तो साफ है कि भारत का मॉडल बहुत फ्लेक्सिबल है, लेकिन इस फ्लेक्सिबिलिटी में संतुलन बनाए रखना हमेशा एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। सवाल यह है कि सरकार को कब दखल देना चाहिए और कब धार्मिक आज़ादी का सम्मान करते हुए पीछे हट जाना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको लगातार सोचने की जरूरत है।